चलो ना माँ, कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है, गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का डब्बा अपने हाथों में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श सुभाष को कुछ ठीक नहीं लगा। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद सुभाष को ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ़ उठाने वो अपने 3 छोटे भाई और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ काफ़ी वाकई में खूबसूरत है। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ़ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफ़ी है। सुभाष अपने तीनों भाइयों और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत मस्ती करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वे होटल चले जाते हैं, जहाँ सुभाष खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफ़िन निकालती है। तब सुभाष कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम ज़िद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब ढो के यहाँ तक लाने का क्या फ़ायदा, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है। न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी बीवी आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का बना खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियों का आनंद लेने आए हैं और तुम यहाँ ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें यहाँ करना ज़रूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। सुभाष को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। सुभाष अपने भाइयों को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया। घर नहीं चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। सुभाष के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता है कि रात को बर्फबारी काफ़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर सुभाष झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है, यह सब तो प्रकृति की माया है। इसमें नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फ़बारी लगातार जारी है। इस बर्फ़बारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो कभी सुभाष को गुदगुदा रही थी, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हो। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन सुभाष का छोटा भाई नवीन, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह सुभाष के पास आता है और कहता है, भैया एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका सुभाष थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो।
भैया वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब की ख़त्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहाँ जाकर शायद तुम्हें अपने सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? सुभाष, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। नवीन, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की है उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। सुभाष थोड़े गुस्से में, बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नवीन, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। सुभाष, तो कैसी बात है? नवीन ने बोला, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए थे। उसने कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल से ही उपलब्ध है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करे, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही सुभाष एक मूर्ति बन चुका था। वाकई नवीन की बातों ने शायद उसके मन की गहराई को छू लिया था। दोस्तों, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती। न धन, न दौलत, न तारीफ और न ही अपनी उपासना। यद्यपि माँ को पृथ्वी पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्या आपने कभी अपने माँ के हाथों को स्पर्श किया? क्या आप कभी उनके पास बैठे? क्या आपने उसे कभी सुनना चाहा? क्या कभी उसकी तकलीफ़ों को जानने की कोशिश की? यदि नहीं, तो इसकी शुरुआत आज से ही करें। अपना मोबाइल अभी बंद करें और जाके माँ के पास बैठे, क्योंकि क्या पता कल ज़िंदगी ये मौका आपको दे या ना दे। क्या पता कल हो ना हो। अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपनों की अहमियत को ना भूलें। आपको आज की ये हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।